Hello, everyone. Hello, guys. Can you hear me properly? Yes, ma'am. Good evening. Good evening. Thank you, Minak. Okay. तो मैंने तो सबसे पहले एक फाइल रेडी की है जिसमें न्यू स्कीम जब से आई है 2024 के सारे क्वेश्चन पेपर एंड आरटीपीज कवर किए हैं प्लस आईसीआई। तो मैंने ये भी देखा कि बहुत बार आईसीआई के डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अभी मैंने नोटिस किया लास्ट टू लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या यूलिप जो है वो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में काउंट होता है। एक बार मैं जनरली आपसे पूछ रही हूँ, वैसे हमने ये कर रखा है क्लास में। टेल मी, क्या यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज ये सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आती हैं? हमने कहीं पे पढ़ा हुआ है ये? No, ma'am. नहीं आती। हमने प्रोस्पेक्टस चैप्टर में जब सिक्योरिटीज की डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रोस्पेक्टस या शेयर कैपिटल चैप्टर में ये डेफिनेशन है, तब हमने कवर किया था कि यूलिप जो है ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं आता। तो ये आईसीआई की बुक का क्वेश्चन है। तो मैंने आईसीआई की बुक के सारे क्वेश्चंस प्लस कुछ और क्वेश्चंस एक फाइल में नोट डाउन किए हैं। हम वो सारे क्वेश्चंस एक एक वर्ड रीड करेंगे एंड क्लास में ही कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक को प्रॉपरली याद करके जाएं। देखो जी, सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है कि हेडन रूल को और क्या बोलते हैं। तो हेडन रूल का एक और नेम है मिसचीफ रूल। तो आपने ये याद रखना है। काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस हेडन रूल या मिसचीफ रूल को एक्सप्लेन करो। तो हेडन और मिसचीफ एक ही बात है एंड मिसचीफ वर्ड से ही ये रूल भी याद हो जाएगा। अब आगे जब कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं 4 पॉइंट्स बोल लूंगी। मैं सबसे पहले ये बोलूंगी कि अगर हमें किसी लॉ को इंटरप्रेट करना है तो सबसे पहले तो ये देखो, व्हाट वाज द लॉ बिफोर द एक्ट। कि जो नया एक्ट बना है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो इससे पहले देखो कि क्या लॉ था। व्हाट वाज द लॉ बिफोर द एक्ट। उस एक्ट में ऐसी कौन सी मिसचीफ थी जो कि कवर नहीं हो पा रही थी। अब न्यू एक्ट ने क्या रेमेडी बताई है एंड ये रेमेडी क्यों बताई है। इन 4 स्टेजेस से हम लोग लॉ को इंटरप्रेट करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप साथ साथ लिखो भी। हेडन रूल इज ऑल्सो नोन एज मिसचीफ रूल। जब भी मिसचीफ रूल के बारे में क्वेश्चन आएगा, आपके पास 4 पॉइंट्स है आंसर करने के लिए कि क्या लॉ था बिफोर द एक्ट which we are trying to interpret. What was the mischief that was not covered in such an act? What is the new remedy? What is the new remedy provided in the new act? And what is the reason behind such remedy? तो अब हमें वो वाली इंटरप्रिटेशन करनी है which suppress the mischief and advance the remedy. Suppress the mischief and advance the remedy. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ और आप लोग सब मेरे साथ याद करोगे। हमने फर्स्ट रूल याद कर लिया है। मैं बुक को नहीं फॉलो कर रही हूँ। मैंने 22 क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आईसीआई की बुक के सारे एमसीक्यूज पिक किए हैं। मैं ये 22 क्वेश्चंस याद करवाना चाहती हूँ क्लास में। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इंटरप्रिटेशन चैप्टर के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट 4 मार्क्स का पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट अगेन 4 मार्क्स का। तो टोटल 8 मार्क्स की वेटेज है। शायद कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन चॉइस में जाएगा। इससे ज्यादा हम इसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे ही नहीं। हम ये 22 क्वेश्चंस को आज अच्छे से याद करके जाएंगे। अब हम याद करेंगे सबसे पहले, अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन करो हिडन रूल या फिर मिसचीफ रूल, तो क्या लॉ था एक्ट बनने से पहले, किस मिसचीफ को कवर करने के लिए ये लॉ बनाया जा रहा है, क्या मिसचीफ थी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं था उसमें, क्या नई रेमेडी दी गई है और उस रेमेडी के पीछे हमारा क्या रीजन है, क्या इंटेंशन है। अब हम वो इंटरप्रिटेशन निकालेंगे जिससे मिसचीफ सप्रेस हो और रेमेडी एडवांस हो। नेक्स्ट है, हमें ऑड वन आउट पिक करना है इन एड्स टू इंटरप्रिटेशन में से। तो प्रेम्बल, मार्जिनल नोट्स, प्रोविजो एंड यूजेज। अब आपको पता है प्रेम्बल, मार्जिनल नोट्स एंड प्रोविजो, ऑल दिस 3 आइटम्स आर इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन।
बट जो यूजेज है ये एक रूल है। जो सेकेंडरी रूल्स होते हैं, सेकेंडरी रूल्स में जो लास्ट लॉ है दैट इज कस्टम और यूजेज, जिसमें हम लोग ये लिखते हैं कि कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। आप सब साथ साथ लिखते रहो तभी चीजें याद रहेंगी। हेडन रूल, मिस्चीफ रूल के 4 पॉइंट्स और फाइनल कंक्लूजन। देन अगर हमें कोई क्वेश्चन आए, हमें नोट लिखना हो, प्रेम्बल क्या होता है, मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं, प्रोविजर क्या होती है, तो आपके पास एक पॉइंट आ गया कि ये सारे इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन है। अगर हम मीनिंग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन से, तो उस केस में हम इंटेंशन पता करने के लिए इंटरनल एड्स की हेल्प लेते हैं। ये उसकी एग्जांपल्स हैं। एंड एक सेकेंडरी रूल भी साथ में ही हमने याद कर लिया। दो सेकेंडरी रूल्स हैं, एक है नॉस्काइटर एसोसाइस और एक है यूजेज। तो इसमें हम लोग लिखेंगे दैट यूजेज और कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। जो मीनिंग किसी एक्ट को काफी सालों से मिल रहा है, काफी सदियों से मिल रहा है, हम भी उसकी वही इंटरप्रिटेशन मान के चलेंगे। अब देखो नेक्स्ट से भी आपको एक रूल ही याद हो जाएगा, है तो ये एमसीक्यू पर, आपको इससे इसकी लैंग्वेज याद करनी है। कहते हैं एक रूल है जो कि कार्डिनल रूल है कंस्ट्रक्शन का। कार्डिनल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, स्पाइनल कॉर्ड की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं किसी भी स्टेचू के, उनको आपने रीड कैसे करना है, उसका ऑर्डिनरी, नेचुरल और ग्रामेटिकल मीनिंग देना है, सो दैट दे हैव अफेक्ट इन वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड, ताकि बिल्कुल वाइडेस्ट तरीके से उसकी एप्लीकेशन हो सके। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। पता ही चल रहा है ग्रामेटिकल मीनिंग देना है, मतलब कि क्या करना है, लिटरल कंस्ट्रक्शन। तो अगर अब हमें कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें बोला जाता है कि आप एक्सप्लेन करो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, रूल ऑफ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये तो भाई कार्डिनल रूल है। लिखेंगे अपनी नोटबुक पे, लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या है, कार्डिनल रूल है। इस रूल का मतलब क्या है कि आपने वर्ड्स को, सेंटेंसेस को कैसे रीड करना है, जो उनका ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग है। वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को कैसे रीड करना है जो कि उनका ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग है। एक इंटरनल एड जिसे ऐड किया जा सकता है टू इंक्लूड समथिंग और एक्सक्लूड समथिंग, ऐसे कौन सी चीज है जो कि किसी सेक्शन में कोई इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए भी यूज की जा सकती है, एक्सक्लूड करने के लिए भी यूज की जा सकती है। एक बार खुद आप अपना दिमाग लगा के बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। गिव योर बेस्ट शॉट, एलिमिनेशन मेथड से या जैसे भी आपको आता है आंसर। प्रोवाइजो। नहीं नितिन, ध्यान से देखो। ऐसी कोई चीज जिससे मैं इंफॉर्मेशन इंक्लूड भी कर सकती हूँ, एक्सक्लूड भी कर सकती हूँ। अब एक तो पता चल गया कि प्रोवाइजो तो एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए होती है, इंक्लूड करने के लिए थोड़ी होती है। बिल्कुल ठीक है दिशा। एक्सप्लेनेशन, अब अगर बाय चांस मुझे 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए कि एक्सप्लेनेशन का रोल क्या होता है भाई, तो आप लोगों ने लिखा ना कि अगर मैं किसी सेक्शन में, किसी बात सेक्शन में कोई पॉइंट इंक्लूड करना चाहती हूँ, कोई क्लेरिफिकेशन देना चाहती हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ, कोई एक्सक्लूड करना चाहती हूँ, तो हम एक्सप्लेनेशन यूज करते हैं। अगर दो स्टेचूज के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट है, या 2 और मोर पार्ट्स के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट है, तो कौन सा रूल लगेगा। तो वेलफेयर कंस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, ऐसा तो कोई वर्ड हमने पढ़ा ही नहीं है। दो चीजें हैं हमारे पास, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन या मिसचीफ रूल। मिसचीफ रूल तो हम क्यों पता करते हैं, इंटेंशन पता करने के लिए करते हैं। हमें कोई लॉ समझ नहीं आ रहा तो हम ये देखते हैं कि क्या लॉ था नया एक्ट बनने से पहले। नया एक्ट बनने से पहले जो लॉ था वो कौन सी मिसचीफ को कवर नहीं कर पा रहा था, नए एक्ट ने क्या रेमेडी दी है, एंड नए एक्ट ने वो रेमेडी क्यों दी है। तो यहाँ पर हम लोग सप्रेस द मिसचीफ, एडवांस द रेमेडी। तो इसका भी उस चीज के साथ लिंक ही नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह के साथ। कहते दो स्टेचूज में कन्फ्लिक्ट हो गया, या दो पार्ट्स, एक ही स्टेचू के दो पार्ट्स में कन्फ्लिक्ट हो गया, तो हम कहते हैं कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग खुद आंसर करोगे। न्यू स्कीम जब से आई है सितंबर 24 में, मुझे सिर्फ एक ही एमसीक्यू मिला है इस चैप्टर से। आप लोग खुद एक बार सॉल्व करो। ये सितंबर 24 की आरटीपी में एमसीक्यू आया हुआ है।
हाँ जी गाइस, क्या आंसर होगा? मुझे किसी का भी आंसर नहीं मिला अभी तक। वेरी गुड मृणांक, वेरी नाइस। देखो क्या बोला उन्होंने, कहा कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का पास्ट में क्या मीनिंग निकाला जा रहा था। अब लॉ ने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का कोई नया मीनिंग दे दिया। तो जो मिस्टर कुमार कह रहे हैं वो किस बेसिस पे हमें कह रहे हैं? हिस्टोरिकल यूजेज के पास्ट में ये मीनिंग निकाला जा रहा था, आप अभी भी यही मीनिंग निकालो। वेरी गुड सिमरन, साक्षी एंड मृणांक, आई होप बाकी सबको भी पता चल गया है। वो यहाँ पर हिस्टोरिकल यूजेज वाला प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो आईएसआई की बुक में भी गिवन है, कहते हैं हेडन रूल को एक्सप्लेन करो। किसी भी स्टेचू को इंटरप्रेट करने के लिए आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? तो अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम लोग लिखेंगे हेडन रूल इज ऑल्सो नोन एज मिसचीफ रूल। In normal cases, a law is interpreted on the basis of grammatical interpretation. The cardinal rule is that the words and the phrases are to be given their normal and ordinary meaning. I will repeat myself. हम लोग बोलेंगे कि hidden rule is also known as mischief rule. In ordinary circumstances, when the meaning of the words is clear, we only use grammatical interpretation. That is, in as per rule of literal interpretation, the cardinal principle is that the words and the phrases are to be given only natural and ordinary meaning. मैंने कोई बड़ी हाई फाई लैंग्वेज नहीं यूज की, जो हमने अभी पढ़ा था वही लिखा है। कोई भी लॉ रूल आपसे पूछ रहे हैं, 6 प्राइमरी रूल्स हैं, कोई भी रूल आपसे पूछ रहे हैं, आपको सबसे पहले तो क्या बोलना है कि भाई हम तो ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। हम तो सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। अगर वर्ड्स का मीनिंग क्लियर है, हमने यही वर्ड यूज करना है। इसका मतलब ये है कि ये कार्डिनल रूल है, ये कहता है कि जो भी वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं उनको उनका ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग ही दो। बट अगर कोई भी एम्बिग्विटी है तो अब हमें इंटेंशन पता करनी है। इंटेंशन पता करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं। इंटेंशन पता करने के लिए एक बहुत अच्छा रूल है मिसचीफ रूल। मिसचीफ रूल कहते हैं अगर जो लैंग्वेज यूज हुई है किसी भी स्टेचू में उसमें एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन है, तो ये एस्टैब्लिश किया गया है कि हम हेडन के केस के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। अब ये हेडन केस में 4 पॉइंट्स हैं। क्या लॉ था ये एक्ट बनने से पहले? जिस एक्ट को हम समझना चाह रहे हैं उससे पहले क्या लॉ था? क्या मिसचीव थी जिसके बारे में उस लॉ में कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं था? अब हमने उसे कवर करने के लिए क्या रेमेडी दी है, एंड वो रेमेडी क्यों दी है? ये रूल डायरेक्ट करता है कोर्ट्स को। ये रूल कोर्ट्स को ऐसे बोलता है कि आप मीनिंग कैसे निकालो, इस तरीके से मीनिंग निकालो कि मिसचीव सप्रेस हो जाए और रेमेडी एडवांस हो जाए। इसका मतलब कि अगर कोई ऐसा केस है जहां पे यूजुअल मीनिंग जो है उससे एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो रहा है, जो नॉर्मल मीनिंग है वर्ड का, फ्रेज का, इट इज शॉर्ट ऑफ द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेजिस्लेचर, तो हम ज्यादा बड़ा मीनिंग दे देंगे। जैसे कि अगर जो ऑब्जेक्टिव है वो पब्लिक की सेफ्टी है, तो अगर कोई ऐसा लॉ बना है जो कि किसी पर्सन को हेल्प करने के लिए बना है, किसी मिसचीफ को कवर करने के लिए बना है, तब हम लोग हेडन केस यूज करेंगे। हर रूल के साथ में आपको एक एग्जांपल याद करवाऊंगी, तो आप लोग चाहे वो लिख लेना एक सेपरेट पेज के ऊपर कि हेडन केस में हमने एग्जांपल क्या देनी है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है ये हमें ये बताता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर्स को कंपनसेट कब करना पड़ेगा। तो इस एक्ट को पढ़ते हुए हम लोग हेडन केस का यूज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेशली एम्फेसाइज किया गया है कि आपने हिडन केस को सिर्फ तभी यूज करना है अगर जो वर्ड्स हैं वो एम्बिगुअस, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, उनका एक से ज्यादा मीनिंग है। तो ये तो मैंने आपको फिक्स लाइन ही बता दी, कोई भी रूल आपसे पूछा जाए आपने ये तो लिखना ही लिखना है। अब एक बार मेरे साथ ये लिख भी लो। सब लोग पेन एंड पेपर उठाओ, जब साथ साथ लिखोगे तभी याद रहेगा, ठीक है? when the meaning of the words is clear and not susceptible of
more than one interpretation. Such meaning shall be followed. Thus, as per rule of literal or grammatical construction, the words or phrases are to be given their natural and ordinary meaning. However, if the meaning is ambiguous, to find the intention of legislature, hidden or mischief rule is applied. इस रूल के 4 स्टेप्स हैं. लॉ बिफोर द एक्ट, mischief not covered under such law, remedy provided by the act, reason of remedy. That is, suppress the mischief and advance the remedy. For example, Workmen Compensation Act. आई होप अभी सब लोग कॉन्फिडेंट हैं. अगर हिडन रूल आता है आराम से 5 मार्क्स के लिए लिख पाओगे आप सब. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन? प्लीज कंफर्म करो. नेक्स्ट, क्या प्रिंसिपल्स हैं ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन के, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के? तो अब इस क्वेश्चन में हमें 2 रूल्स याद हो रहे हैं. पहला रूल ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन भी, और दूसरा लॉजिकल एंड रीजनेबल इंटरप्रिटेशन भी. सारे नाम याद रखने हैं और बहुत कॉमन सेंस से याद हो जाएंगे. ग्रामेटिकल या फिर लिटरल, लॉजिकल या फिर रीजनेबल इंटरप्रिटेशन. कोर्ट की क्या ड्यूटी होती है इनको अप्लाई करते हुए? एंड ना लेटेस्ट एग्जाम्स में पिछले 3 पेपर्स में बहुत ज्यादा लेटिन लैंग्वेजेस के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो ऑब्वियसली आपने ये याद नहीं करनी है, बट आपको देख के ना सेंस पता चल जाए कि वो कौन सा लॉ पूछ रहे हैं. तो वो मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगी वो डेवलप करने की. जैसे कि 2 बार एग्जाम में पूछा गया कि एब्सोल्यूट या सेंटेनिया एक्सपोजिटरी नॉन इंडिकेट, इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली हम ये याद नहीं कर सकते, बट आपने ये जरूर याद करना है. एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब होता है कंप्लीट. इंडिकेट इंटेंशन. नॉन कहते हैं जब तुम्हें मीनिंग क्लियर ही हो रहा है, एब्सोल्यूट क्लियरली लिखा हुआ है, कंप्लीट है चीज, तो तुम्हें इंटेंशन देखने की जरूरत ही नहीं है. मतलब इस रूल के जब भी ये लाइन आएगी आपने ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन कर देना है. इसका मतलब है ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन. कहते अगर आप किसी, पहले तो उन्होंने बताया प्रिंसिपल कि ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में दोनों में हम प्रिंसिपल क्या अप्लाई करते हैं. कहते किसी भी लॉ का मीनिंग असर्टेन करने के लिए हम ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, जिसमें हम लोग रियल मीनिंग और इंटेंशन पता करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने दोनों के मेन वर्ड उठा दिए. ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में मीनिंग, लॉजिकल में इंटेंशन.
अब दोनों को एक्सप्लेन किया। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? कहते हैं ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, अब मैं आगे वाली लाइंस को के ऊपर बहुत फोकस करूंगी, जब भी ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन आएगा ये बार बार रिपीट होंगी। इसका मतलब होता है वर्बल एक्सप्रेशन। लिखा गया है चुपचाप वही करो, डोंट गो बियॉन्ड द लेटर ऑफ द लॉ। जो लॉ में लिखा गया है चुपचाप वही करो, डोंट गो बियॉन्ड द लेटर ऑफ द लॉ। सब लोग अपने नोट्स में नोट करेंगे, जैसे हम लोगों ने मिसचीफ रूल याद किया। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में गो एज पर वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ, ठीक है। इट डजंट गो बियॉन्ड द लेटर ऑफ द लॉ, जो लिखा हुआ है सिर्फ वही करना है, एज पर वर्बल एक्सप्रेशन। वर्ड्स के बियॉन्ड हमने जाना ही नहीं है। पर जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है ना, वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई एविडेंस दो जिससे मैं ट्रू इंटेंशन पता कर सकूं, वो इंटेंशन के पीछे पड़ा है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करो, तो हमने बताया कि पहले प्रिंसिपल में मीनिंग होता है, दूसरे में इंटेंशन होता है। फिर हमने एक पैराग्राफ में मीनिंग दे दिया। ये आईसीआई के आंसर्स ही हैं। वर्बल एक्सप्रेशन लॉ का डजंट गो बियॉन्ड दिस, और लॉजिकल में हमारा इंटेंशन होता, हमारा पर्पस होता है एविडेंस से ट्रू इंटेंशन पता करना। अब इस लॉ को अप्लाई कैसे करना है? आम केसेस में तो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन ही लगता है, यही अलाउड है और कुछ तुम कर ही नहीं सकते। कोर्ट के पास थोड़ी पावर है लॉ बनाने की। कोर्ट कुछ भी डिलीट नहीं कर सकता, कुछ ऐड भी नहीं कर सकता, कोर्ट लॉ को मॉडिफाई ही नहीं कर सकता। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में क्या तीन बातें याद हो गई? कि पहला पॉइंट तो आपने क्या करना है ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में, वर्बल एक्सप्रेशन के साथ जाना है। लेटर ऑफ लॉ के बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते। थर्ड, कोर्ट के पास पावर ही नहीं है कुछ भी ऐड या डिलीट करने की। पर अगर जो लेटर ऑफ लॉ है वो लॉजिकली डिफेक्टिव है, अब लॉजिकल इंटरप्रिटेशन याद कर रहे हैं, अगर जो लेटर ऑफ लॉ है वो लॉजिक, गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी स्विच ऑन द पावर। अगर जो लेटर है लॉ का वो डिफेक्टिव है, कोई एम्बिग्विटी आ रही है, कोई इनकंसिस्टेंसी आ रही है, तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो बियॉन्ड लेटर ऑफ लॉ जाए। तो पहला वर्ड था वर्बल एक्सप्रेशन, देखो लेटर ऑफ लॉ के बियॉन्ड नहीं जाना है। एंड जो ग्रामेटिकल मीनिंग निकल रहा है वही लगाना है, ना कोर्ट ऐड कर सकता है ना डिलीट कर सकता है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर एम्बिग्विटी है, इनकंसिस्टेंसी है, तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि बियॉन्ड द लेटर ऑफ लॉ जाए और पता करे टू इंटेंशन क्या है। सो अ स्टेच्यू इज एनफोर्सेबल एट लॉ, चाहे वो अनरीजनेबल है। द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज टू एडमिनिस्टर द लॉ। अगर दो से ज्यादा मीनिंग निकल रही हैं तो कोर्ट प्रेफर करेगा लॉजिकल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, ये भी एग्जाम्स में भी पूछा गया है। प्रोविजो का मतलब क्या होता है? अगर आपको कभी एक्सप्लेन करना पड़े प्रोविजो का मतलब क्या होता है, क्या ये किसी प्रोविजन को क्वालिफाई करती है? ऐसे उन्होंने एक पूछा। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? क्या एक्सप्लेनेशन किसी सेक्शन का स्कोप बढ़ा देता है, एम्बिट द स्कोप ऑफ सेक्शन? तो पहले देखते हैं प्रोविजन का मतलब क्या होता है, एंड एमसीक्यू भी बन सकता है पिछले क्वेश्चन की तरह। क्या ये क्वालिफाई करती है प्रोविजन को? कहते हैं प्रोविजो ज्यादातर ऐड क्यों की जाती है? कोई एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए, कोई क्वालिफिकेशन, कोई कंडीशन लगाने के लिए किसी सेक्शन के साथ। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन के साथ कोई कंडीशन लगाना चाहती हूँ, उसकी कोई एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मेन वर्ड क्या आ गया प्रोविजो में? एक्सेप्शन, क्वालिफाई। तो हम लोग यूज करते हैं प्रोविजो। प्रोविजो शुड नॉट बी ऑर्डिनरली इंटरप्रेटेड एज ए जनरल रूल। जो प्रोविजो है वो जनरल रूल नहीं है, जनरल रूल कुछ और है। जो प्रोविजो है किसी भी सेक्शन की वो सिर्फ एक एक्सेप्शन है। द मेन प्रोविजन फॉर to the main provision to which it has been enacted as a proviso and to no other provision, ये सिर्फ उसी सेक्शन में एप्लीकेबल है, ये और कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। कहते हैं हम एक्सप्लेनेशन किसी भी सेक्शन के साथ देते हैं किसी प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर कोई भी तरह की कंफ्यूजन है, हम और ज्यादा बेटर तरीके से किसी सेक्शन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्ट को हार्मोनाइज करती है, क्लैरिटी लेके आती है। हार्मोनाइज करती है, क्लैरिटी लेके आती है। तो अगर मैं सेक्शन में कुछ भी ऐड करना चाहती हूँ, कुछ भी डिलीट करना चाहती हूँ, तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगी? एक्सप्लेनेशन। तो एम्बिग्विटी लेके आने के लिए, हार्मनी बनाए रखने के लिए, कोई चीज ऐड या एक्सक्लूड करने के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं?
एक्सप्लेनेशन का याद रखेंगे, बट एक्सप्लेनेशन को हम यूज नहीं कर सकते टू वाइडन द एम्बिट ऑफ द सेक्शन। सेक्शन का स्कोप ये बढ़ाती नहीं है, ये सिर्फ सेक्शन को एक्सप्लेन कर रही है। यार बताओ मुझे पहले तो सेशन बेनिफिशियल है कि नहीं। ऑब्वियसली आपका एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट हियर, मैं भी चाहती हूँ कि टाइम बिल्कुल परफेक्टली यूज हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो। जो आपको आरएमएस की क्वेश्चन बुक दी हुई है उसमें ये सारे क्वेश्चंस होंगे, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो और मुझे क्विकली चैट बॉक्स में बताओ शुड बी कंटिन्यू, सब सही चल रहा है। नेक्स्ट, गौरव टेक्सटाइल कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है एक और कंपनी के साथ। आपसे हेल्प मांगी है कि इस डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट करने में हेल्प करो। तो अगर आप अपने पूरे चैप्टर का नाम देखोगे ना, चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यू डीड एंड डॉक्यूमेंट। तो एक क्वेश्चन दिया गया कि डीड्स और डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के रूल्स क्या है। तो हम लोग एक्ट के पढ़ने के प्राइमरी रूल्स तो हमें पता है कि 6 रूल्स है, एंड सिमिलरली 2 सेकेंडरी रूल्स है। किसी डीड या डॉक्यूमेंट को पढ़ने के रूल्स क्या हैं वो हमें बताने हैं। तो अब देखो इन्होंने इतना बड़ा आंसर दिया हुआ है, ये आईसीआई की बुक का आंसर मैंने कॉपी किया हुआ है। तो इसमें उन्होंने प्राइमरी रूल्स को ही इनडायरेक्ट तरीके से बताया है। लेट मी शो यू हाउ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डीड या डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप डीड में कंफ्लिक्ट हो गया, दो पार्टनर्स ना पार्टनरशिप डीड की एक प्रोविजन का मीनिंग अलग अलग निकाल रहे हैं, आप उनकी इंटरप्रिटेशन बताओ कैसे होगी। कहते हैं सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रीजनेबल मैन है, रीजनेबल मैन मतलब प्रूडेंट मैन है, जो कि खुद को इन्फॉर्म्ड रखता है सराउंडिंग्स के बारे में, जो कि डॉक्यूमेंट को होश में समझ रहा है, उसके स्कोप को समझने की कोशिश कर रहा है, वो उसका मीनिंग क्या निकालेगा। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट करेंगे, हम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि इस डॉक्यूमेंट का प्रूडेंट मैन क्या मीनिंग निकाले। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी assumption लिख दी कि हम तो ये मान के चलेंगे कि प्रूडेंट मैन मीनिंग क्या निकालेगा। कहते इट इज इनएक्सपीरियंट टू कंस्ट्रू द टर्म्स ऑफ वन डीड बाय रेफरेंस टू टर्म्स ऑफ अदर। कहते ये कोई वैलिड बात नहीं है कि आपने एक डीड को समझने के लिए कोई दूसरी डीड का रेफरेंस ले लिया। मान लो पार्टनरशिप डीड का कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा, तो कोई और पार्टनरशिप डीड की हेल्प नहीं लेंगे। जो पार्टनरशिप डीड पढ़नी है हम सिर्फ उसी की हेल्प लेंगे। सिमिलरली सेम वर्ड कांट हैव टू डिफरेंट मीनिंग इन द सेम डॉक्यूमेंट। तो अगर एक पार्टनरशिप डीड में एक जगह पे लेट्स से पीएसआर का अलग मतलब है, तो दूसरी जगह पे भी पीएसआर का वही मतलब रहेगा, कोई अलग अलग मीनिंग नहीं हो सकता जब तक कि कंटेक्स्ट हमें कंपेल ना करे दूसरे मीनिंग के लिए। मान लो स्पेसिफिकली लिखा गया है कि नहीं माइनर के केस में तो ये पीएसआर है, फिर तो हम उसे एक्सेप्शन मान लेंगे, नहीं तो सब जगह पीएसआर का मतलब सेम ही रहेगा। तो अगर मुझे पूछा जाए कि डीड को या डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट कैसे करना है, तो आप पहले बोलोगे यार पहले तो मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि जो ये इंटरप्रिटेशन कर रहा है ये एक प्रूडेंट मैन कर रहा है। प्रूडेंट मैन मतलब जो कि खुद को इन्फॉर्म रखता है अबाउट द सराउंडिंग्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसके स्कोप के बारे में। अब हम जो भी डीड को रेफर कर का मीनिंग निकालने जा रहे हैं, हम इसके साथ किसी और डीड को लिंक नहीं करेंगे। इस डीड के किसी भी वर्ड को समझने के लिए हम उस वर्ड का पूरे डीड में सेम मीनिंग ही निकालेंगे। अब कहते हैं सबसे पहला गोल्डन रूल क्या है, क्या पार्टीज की इंटेंशन पता करो। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट्स कंसर्न इन देयर ऑर्डिनरी नेचुरल एंड ऑर्डिनरी एंड नेचुरल सेंस, तो उन्होंने हमें लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी दे दिया कि इंटेंशन देखनी है पार्टीज की। आफ्टर इंटेंशन पर कब देखनी है, ऑर्डिनरी मीनिंग के बाद, तो उन्होंने मुझे लिटरल इंटरप्रिटेशन भी दे दिया। कहते हैं इस पर्पस के लिए जो रेलेवेंट प्रोविजंस है डॉक्यूमेंट की उनको कंसिडर किया जाएगा एज अ होल। तो उन्होंने मुझे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन भी बता दिया कि डॉक्यूमेंट में अगर कोई दो प्रोविजंस एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट कर रही हैं तो हमने डॉक्यूमेंट को इस तरीके से पढ़ना है कि जो डॉक्यूमेंट है वो एज अ होल बनाया गया है, हार्मनी मेंटेन करके रखनी है। कहते हैं circumstances in which the particular words have been used have also to be taken into account। किन circumstances में वो words यूज किए गए उन circumstances को भी कंसिडर करना है। जिन पार्टीज ने ये डीड बनाई है उनका स्टेटस और ट्रेनिंग भी देखना है। मान लो एक लॉयर ने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो मैं बहुत टेक्निकल मीनिंग एक्सपेक्ट करूंगी। मान लो एक अनएडुकेटेड इलिटरेट पर्सन ने, बिजनेसमैन ने बनाई है तो मैं कुछ और चीज एक्सपेक्ट करूंगी। तो जो पार्टीज ने डीड बनाई है उनका क्या स्टेटस है, उनकी क्या ट्रेनिंग है, हम उस चीज को भी कंसिडर करेंगे। इसी चीज को उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया।
using the words have also to be taken into account as same words may be used by ordinary person in one sense. Ordinary person किसी word का कोई simple meaning निकालता है, पर जो trained person है वो उसी word का ज्यादा specific meaning निकालता है. It is also to be considered that many words are used in more than one sense. कई बार ऐसा possible है कि एक word के multiple meanings हो. The same word understood in one sense will give effect to all the clauses in the deed, while taken in another sense might render one or more clauses ineffective. ऐसे केस में हम वर्ड को फॉर्मल सेंस में समझेंगे, ना कि लेटर सेंस में. इट कैन ऑल्सो हैपन के बीच में कोई कंफ्लिक्ट है, उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आप इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करोगे कि सारे क्लॉजेस को अफेक्ट आ जाए. However, it is not possible to give effect of all of them. तो जो अर्लियर प्रोविजन है वो लेटर प्रोविजन को ओवरराइड करेगी. तो अगर मुझे पॉइंट्स में मेंशन करना हो कि फाइनली मुझे क्वेश्चन आया कि ये बताओ भाई पार्टनरशिप डीड को, किसी डॉक्यूमेंट को आप लोग कैसे पढ़ोगे, तो हम पहले अपनी असम्पशन बताएंगे. हम ये मान के चलेंगे कि ये जो पार्टनरशिप डीड है ये प्रूडेंट मैन ने बनाई है. प्रूडेंट मैन मतलब जो खुद को इन्फॉर्म रखता है अबाउट सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, इट्स स्कोप एटसेट्रा. फिर हम लोग देखेंगे कि फिर हम एक और असम्पशन ये बताएंगे कि हम एक डीड का मीनिंग निकालने के लिए दूसरी डीड को यूज नहीं करेंगे. एक जगह पे हम जो मीनिंग देंगे वो सेम वर्ड का पूरे एक्ट में सेम मीनिंग ही रहेगा जब तक कि हमें कंटेक्स्ट कुछ और ना आता है. 3 assumptions हमने बता दी. फिर हम बताएंगे कि हम इंटेंशन देखेंगे, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन भी अप्लाई करेंगे एंड सर्कमस्टांसेस भी देखेंगे, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन भी अप्लाई करेंगे, जिन पार्टीज ने ये बनाया है वो भी अप्लाई करेंगे. 4 वर्ड्स है मेरे पास. इंटेंशन, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन लगानी है, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन लगानी है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगानी है, जिन लोगों ने बनाया है उनका स्टेटस, ट्रेनिंग एंड सर्कमस्टांसेस, ये सारी चीजें देखनी है. प्लीज रेज योर हैंड्स एंड कंफर्म मी कितने लोग प्रॉपर नोट लिख पाएंगे हेडन रूल के ऊपर, ग्रामेटिकल रूल के ऊपर एंड थर्ड पॉइंट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. ये 3 क्वेश्चंस मैम अब हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे. चलो आगे चलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, ये क्वेश्चन जीसीए में भी है और ये इंटरप्रिटेशन में भी है. कहते हैं आप कैसे इंटरप्रेट करोगे अगर ये वाले वर्ड्स आ जाए मीन्स एंड इंक्लूड्स, दोनों का एक एक एग्जांपल दो. तो आपने क्या बोलना है, आपने समझाना है कि कहते हैं डेफिनेशन को कैसे इंटरप्रेट करोगे. कि जब भी कोई वर्ड किसी एक्ट में डिफाइन किया जा सकता है तो जो डेफिनेशन है वो नेचर में एग्जॉस्टिव भी हो सकती है. एग्जॉस्टिव मतलब नेचर में रेस्ट्रिक्टिव हो सकती है कि सिर्फ जो मैंने लिखा है इसका वही मीनिंग निकालना है. और जो डेफिनेशन है वो नेचर में इंक्लूसिव भी हो सकती है. इंक्लूसिव मतलब उसका वाइड स्कोप भी हो सकता है कि इसमें और चीजें भी इंक्लूड हो सकती हैं. तो जब भी आपको चाहे जीसीए में चाहे इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन आए कि मीन और इंक्लूड वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करो, आपने सेम बात ही लिखनी है, कुछ मर्जी पूछे एग्जामिनर. आपने लिखना है कि किसी भी डेफिनेशन को समझने के लिए डेफिनेशन को डिफाइन किया जाता है. जब कोई भी डेफिनेशन जब किसी एक्ट में दी जाती है तो 2 तरीके की डेफिनेशन दी जा सकती है. एक तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जिससे हम क्या कर रहे हैं, उस वर्ड के मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं. एक हम उसके स्कोप को वाइडन फॉर्म में बता रहे हैं, हम इंक्लूसिव डेफिनेशन बता रहे हैं. तो जब मीन्स वर्ड यूज किया जाता है तो वो एग्जॉस्टिव होता है नेचर में, और जब इंक्लूड वर्ड यूज किया जाता है वो नेचर में वाइडन करता है. कहते डेफिनेशन जो है किसी भी डेफिनेशन सेक्शन में, जो एक्ट का डेफिनेशन वाला सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 2 में, वो कई बार मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट करती है, ऑर्डिनरी मीनिंग को, कई बार ऑर्डिनरी मीनिंग को एक्सटेंड करती है. अगर किसी वर्ड में मीन आ रहा है तो मीन से प्राइमा फेसाई, आमतौर पे एक्सेप्शंस होती हैं पर आमतौर पे मीन वर्ड का मतलब क्या होगा कि वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है. वी मस्ट रिस्ट्रिक्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड. कहते ऑर्डिनरी मीनिंग को एक्सटेंड करता है कि रिस्ट्रिक्ट करता है. अगर ऑर्डिनरी मीनिंग, आम मतलब ये है, आम मीनिंग को और छोटा कर दिया तो हम लगाते हैं रिस्ट्रिक्टिव मीन्स. आम मीनिंग को और बड़ा कर दिया तो हम लगाते हैं एक्सटेंसिव, इंक्लूड्स. पर कहते हैं अगर कहीं पे वर्ड में यूज किया गया है इंक्लूड तो आमतौर पे एक्सटेंसिव डेफिनेशन है, जो मीनिंग है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ, वो इंक्लूड करता है जो हमने मीनिंग असाइन किया है और उसके अलावा. कोई भी एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो. जो बच्चे फाउंडेशन रूट से हैं उनको पता होगा फ्रॉड की डेफिनेशन.
एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, जब सॉरी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, फ्रॉड में इंक्लूड लिखा हुआ है। एंड जो फ्री कंसेंट की डेफिनेशन है कि फ्री कंसेंट में सिर्फ ये 5 चीजें ही आएंगी, ये रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है, उसमें मीन्स लिखा हुआ है फ्री कंसेंट में। अदरवाइज एक और एग्जांपल है, कहते डायरेक्टर में आता है, डायरेक्टर का मतलब है डायरेक्टर अपॉइंटेड टू बोर्ड ऑफ कंपनी, तो ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन में। होल टाइम डायरेक्टर में आता है इंक्लूडिंग अ डायरेक्टर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ये एक्सटेंसिव डेफिनेशन है। Another frequently asked question, मैंडेटरी प्रोविजन में और डायरेक्टरी प्रोविजन में क्या डिफरेंस है? यही क्वेश्चन कई बार एक और तरीके से पूछा जाता है कि मे और शेल के बारे में कमेंट। कहते क्या फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, कैसे पता चलता है कि कोई चीज डायरेक्टरी नेचर की है कि मैंडेटरी नेचर की है? तो उन्होंने पहले एक्सप्लेन किया दोनों का मतलब, फिर वो फैक्टर्स बताए। सबसे पहले उन्होंने बोला, कहते जो मेन डिफरेंस है प्रोविजन में और डायरेक्टरी एंड मैंडेटरी प्रोविजन में, अ प्रोविजन विच इज मैंडेटरी एंड विच इज डायरेक्टरी इज दैट कि जो मैंडेटरी प्रोविजन होती है वो स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करनी होती है। तो आप अपने बुक्स में स्पेसिफिकली हाईलाइट करोगे, क्वेश्चन बुक में या फिर जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो, मैंडेटरी वर्ड का मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व, कि जो मैंने लिखा है वो करना ही करना है, तुम्हारी मर्जी नहीं है, वो काम तो करना ही करना है। पर जहां पर मैंने वर्ड लिखा है डायरेक्टरी, उसका मतलब है इट वुड बी सफिशिएंट इफ इट इज सब्सटेंशियली कंप्लाइड विद, कि स्ट्रिक्टली फॉलो ना करो, मोटा मोटा रूल अप्लाई कर लो, सब्सटेंशियली मोस्टली आपने फॉलो करनी है। जब भी आपको डायरेक्टरी और मैंडेटरी, मे और शेल के डिफरेंस के बारे में क्वेश्चन आएगा, आप अकाउंट्स का सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाला रूल अप्लाई कर दोगे। आपको अकाउंट्स में अच्छे से आई होप पढ़ाया गया है, पता है मैं एक्सप्लेन करूँ सब्सटेंस ओवर फॉर्म? फटाफट बताओ। मतलब चीजों की रियलिटी पे ध्यान दिया जाता है, ना कि उनके लीगल फॉर्म पे। ये होता था बिल्कुल मीनिंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने सारे पैसे दे दिए, मेरा अग्रीमेंट भी हो गया, मुझे पोजेशन भी मिल गया, पर कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं या कोविड की वजह से कोर्ट्स ओपन नहीं है, इस वजह से सिर्फ रजिस्ट्री पेंडिंग है। तो लीगली तो मैं ओनर नहीं बनी हूँ, बट सब्सटेंस में मैं ओनर बन चुकी हूँ। तो हम फॉर्म को, कागजों में क्या है उसे इग्नोर करेंगे, सब्सटेंस में मैं ओनर बन चुकी हूँ, हम उसे देखेंगे। तो वही चीज आपने एक्सप्लेन कर देनी है मे और शेल को एक्सप्लेन करने के लिए। कहते कैसे पता कैसे चलता है कि कोई चीज डायरेक्टरी है या कोई चीज मैंडेटरी है? तो पहले मैंडेटरी का मतलब स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना है, डायरेक्टरी का मतलब सब्सटेंशियली कंप्लाई करना है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कहते हैं कोई भी एक्ट में कोई चीज मैंडेटरी है, माइट सब्सटेंशियली भी डायरेक्टरी एंड कन्वर्सली वाइस वर्सा हो सकता है। हेंस इट इज द सब्सटेंस जो कि काउंट करती है, सब्सटेंस को प्रेसिडेंस देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है फॉर्म से। अगर किसी प्रोविजन में पावर के साथ साथ कोई ड्यूटी जुड़ी हुई है, अगर किसी प्रोविजन में पावर के साथ साथ कोई ड्यूटी जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब वो नेचर में मैंडेटरी है। तो जब हम फैक्टर्स देखते हैं कि कोई चीज मैंडेटरी है या डायरेक्टरी, हम देखते हैं कि क्या पावर दी रही है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ दे रही है, उससे किसका बेनिफिट होगा, इन फैक्टर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो मे, शेल, डायरेक्टरी, मैंडेटरी, स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना, सब्सटेंशियली कंप्लाई करना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का प्रिंसिपल अप्लाई करना। अगर पावर के साथ ड्यूटी जुड़ी हुई है तो वो नेचर में मैंडेटरी होगी। क्या पावर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उससे किसका फायदा होगा? एक बार फिर से हम सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। हिडन केस, इसी को बोलते हैं मिसचीफ रूल। आमतौर पे अगर किसी चीज का मीनिंग क्लियर है तो हम ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन लगाएंगे। जो कार्डिनल प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो वर्ड्स हैं उसका नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग ही देंगे। कोड्स कोई भी चीज ऐड भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते। बट अगर एक से ज्यादा मीनिंग पॉसिबल है, अगर कोई भी एम्बिग्विटी है, तो हम इंटेंशन पता करेंगे। इंटेंशन पता करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है हिडन रूल, जो कि मिसचीफ वर्ड के ऊपर फोकस करता है। इस एक्ट से पहले क्या लॉ था, कौन सी मिसचीफ के बारे में उसमें कोई रूल नहीं बनाया गया था, हमने क्या लॉ बनाया और हमने क्या रेमेडी दी, और वो रेमेडी क्यों दी? सप्रेस द मिसचीफ, एडवांस द रेमेडी। सेकेंड क्वेश्चन, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इसके साथ ही रिवाइज हो गया। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, हमने इंटेंशन को देखना है, रीजनेबल मीनिंग देखना है, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, इंडिकेट, इंटेंशन, इंटेंशन को नहीं देखना, एब्सोल्यूट मीनिंग देखना है।
अगर वर्बल एक्सप्रेशन से हमें सब कुछ क्लियर हो रहा है, डोंट गो बियॉन्ड द लेटर ऑफ द लॉ। बट अगर हमने ट्रू इंटेंशन पता करनी है तो हम लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लगाते हैं। इस केस में हम लॉ के बाहर जाते हैं। प्रोविजो प्रोविजो किसी चीज की एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है। सिर्फ ये एक स्पेसिफिक सेक्शन की एक्सेप्शन है, पूरे एक्ट की एक्सेप्शन नहीं है। एक्सप्लेनेशन किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ ऐड या डिलीट करने के लिए बनाई जाती है। अगर किसी डॉक्यूमेंट या डीड को समझना है तो प्रूडेंट मैन क्या करेगा, किसी और एक्ट का रेफरेंस नहीं लेंगे, वर्ड्स का सारी डीड में मीनिंग सेम रखेंगे। फिर 4 रूल्स हम बताएंगे, इंटेंशन के बारे में, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में, एंड जिन लोगों ने वो डीड किया उनके स्टेटस और ट्रेनिंग के बेसिस पे। मीन एंड इंक्लूड, मीन में हम लोग एग्जॉस्टिव डेफिनेशन एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन के केस में इंक्लूड्स। मैंडेटरी, जो कि शेल कंपल्सरी है, स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करनी है। डायरेक्ट है, ये सब्सटेंशियली कंप्लाई कर लो काम चल जाएगा। कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। कई बार एक दूसरे की एक्सेप्शन होते हैं, हमने प्रिंसिपल कैसे बनाया हुआ है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अगर ड्यूटी लगाई जा रही है किसी पर्सन की, क्यों किसी को पावर दी गई, क्या ऑब्जेक्टिव था, एंड उससे किसका बेनिफिट होगा, उससे हमें पता चलता है कि कोई चीज नेचर में मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, एक्सप्लेन कर सकते हो आप सब, साथ में उसकी एक्सेप्शंस भी। कहते हैं ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का जो पर्पस होता है वो होता है लॉ का वर्बल एक्सप्रेशन देखना। लेटर ऑफ लॉ के बियॉन्ड आपने जाना ही नहीं है। पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो 2 एक्सेप्शंस मैं आपको याद कराऊंगी। अपनी बुक को साथ साथ रेफर करते रहो या नोट्स बनाते रहो, उसमें लिखते रहो कि ये ब्रीफ पॉइंट्स मुझे याद करके जाने हैं। अगर जो लेटर ऑफ द लॉ है वो डिफेक्टिव है, मान लो मीनिंग ही क्लियर नहीं है, हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि अगर मीनिंग क्लियर है तो ये फॉलो करो, पर मान लो मीनिंग ही क्लियर नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, तो एम्बिग्विटी को खत्म करने के लिए कोर्ट की ड्यूटी बनती है, वो लेटर के बियॉन्ड जाएगा, इंटेंशन पता करेगा। तो इस केस में ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन अप्लाई नहीं होता है। अगर कोई मीनिंग ऐसा निकल रहा है जो कि reasonable है, जिससे पता ही चल रहा है यार लॉ की इंटेंशन नहीं रही होगी, अप्लाई नहीं करते हैं। तो जब मोर देन वन मीनिंग हो, एम्बिग्विटी हो, या फिर जो मीनिंग निकल रहा है वो अनरीजनेबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड कवर्ड इन जीसीए आल्सो। अगर मैं ऑनेस्टली आपको एडवाइस करूं, हाँ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेचू चैप्टर करके जाना है, एंड 8 मार्क्स का चैप्टर है। जीसीए पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीसीए जरूर करके जाना है, उसकी वेटेज 12 to 15 मार्क्स है एंड कंपैरेटिवली इजियर है। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, रिपील के जो हम लोगों ने वर्ड्स याद किए हुए हैं, देन वो जेंडर वाला रूल, डिस्टेंस वाला रूल, सर्विस का रूल, मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट क्या होता है, तो जो भी हम लोगों ने वहां पे याद किया हुआ है, ईयर की डेफिनेशन, ऑफिशियल गैजेट की डेफिनेशन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट एंड वेरी वेरी स्कोरिंग इन कंपैरिजन टू दिस, वो जरूर करना है सब लोगों ने। उसमें ही एक टॉपिक आता है प्रेम्बल। तो किसी भी एक्ट में, एक्ट सेक्शन शुरू होने से पहले प्रेम्बल दिया जाता है। प्रेम्बल का पर्पस होता है एम बताना, ऑब्जेक्टिव बताना कि मैंने ये एक्ट क्यों बनाया, क्यों मैं। आमतौर पे हम प्रेम्बल को यूज नहीं करते, हम लोग आमतौर पे ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन ही अप्लाई करते हैं। पर अगर मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है या फिर जो मीनिंग निकल रहा है वो अनरीजनेबल है, तो उस केस में हम इंटेंशन पता करते हैं। इंटेंशन पता करने के लिए हम किस चीज का हेल्प ले सकते हैं, प्रेम्बल का हेल्प ले सकते हैं। काफी बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि क्या जो प्रेम्बल है वो सेक्शन को ओवरराइड कर सकता है, आंसर इज नो। प्रेम्बल सेक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकता। प्रेम्बल तो सिर्फ पूरे एक्ट की एक छोटी सी समरी है, आमतौर पे जो सेक्शन में लिखा है वही अप्लाई होगा। सिर्फ इंटेंशन पता करने के लिए, स्कोप या ऑब्जेक्टिव पता करने के लिए हम प्रेम्बल को रेफर कर सकते हैं, पर ये एक्ट को, सेक्शन को ओवरराइड नहीं करेगा। कहते हैं प्रेम्बल को एम या ऑब्जेक्टिव जानने के लिए यूज करते हैं। इसे किसी भी चीज को क्वालिफाई करने के लिए, या अगर कोई एक्ट अनएम्बिगुअस है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तभी यूज नहीं करना है, कांट बी यूज्ड। प्रेम्बल जो है वो की है टू द माइंड ऑफ द मेकर, जिसने लॉ बनाया था उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इंटेंशन पता करने की है। ये कभी भी एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता है। कोई भी प्रोविजन जो एक्ट में आ रही है उसे हम इनवैलिड नहीं मानेंगे, बिकॉज इट डोंट गो विद द प्रेम्बल। कहते हैं मान लो कोई चीज है जो वो प्रेम्बल के अगेंस्ट जा रही है, क्या वो इनवैलिड है, कहते हैं नहीं, उसे हम इनवैलिड नहीं मानेंगे, क्योंकि जो प्रेम्बल होता है वो तो सिर्फ समरी है एक्ट की। एंड अगर कोई भी कंफ्लिक्ट हो रहा है तो जो प्रोविजन में लिखा हुआ है हम वही अप्लाई करेंगे। प्रेम्बल की हम सिर्फ हेल्प कब लेते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो।
अगर एक्ट की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है फिर तो हमने इसकी हेल्प लेनी ही नहीं है। कहते कोर्ट इसे कब यूज करते हैं, कहते अगर कोई एम्बिग्विटी हो तो कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट यूज करते हैं। अगर मान लो किसी एक्ट का स्कोप बहुत ही ज्यादा वाइड है तो पता करने के लिए कि एक्ट का लॉ बनाने वाले का क्या इंटेंट रहा होगा, स्कोप पता करने के लिए हम प्रेम्बल को यूज करते हैं। तो स्कोप पता करने के लिए और अगर कंफ्यूजन है तो मीनिंग पता करने के लिए, इंटेंशन पता करने के लिए। प्रेम्बल वाला क्वेश्चन करते हैं पहले, एक और प्रेम्बल वाला क्वेश्चन है उसके बाद इस पे आते हैं। कहते हैं क्या प्रेम्बल प्लेन प्रोविजन को ओवरराइड कर सकता है, नहीं कर सकता। जो प्रेम्बल है वो स्कोप बताता है, ऑब्जेक्टिव बताता है। प्रेम्बल एक्ट का हिस्सा है, ये इंटेंशन पता करने के लिए एज एन इंटरनल एड यूज भी किया जाता है, पर ये प्लेन प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकता। अगर जो स्टेचू है उसके वर्ड्स क्लियर नहीं है, एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहा है या मुझे स्कोप पता नहीं चल रहा है, सिर्फ तब हम इसे यूज करते हैं। इससे तो हम सिर्फ यूज करते हैं प्रेम्बल में किसी एक्ट का इंटेंशन समझने के लिए या स्कोप का डिसीजन लेने के लिए। ये कभी भी सेक्शन को ओवरराइड नहीं करेगा। देखो आगे है सी, कहते क्या डिक्शनरी की डेफिनेशन को यूज किया जा सकता है किसी एक्ट को समझने के लिए। मान लो मैं कोई एक्ट पढ़ रही हूँ, उसमें कोई वर्ड आया, लेट्स से वर्ड आया माइनर, तो क्या मैं डिक्शनरी डेफिनेशन को यूज कर सकती हूँ। कहते देखो फर्स्टली वी रेफर द एक्ट, कहते सबसे पहले तो अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आ तो आप एक्ट को ही पढ़ोगे कि क्या एक्ट में ये वर्ड कहीं पे डिफाइंड है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्ट के डेफिनेशन वाले सेक्शन में, सेक्शन नंबर 2 में वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं। अगर जो वर्ड है वो एक्ट में डिफाइंड नहीं है तो हम डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं, पर हम डिक्शनरी से कौन सा मीनिंग निकालेंगे, जो उसका जनरल मीनिंग है। अब आमतौर पर अगर आप देखोगे जब हम डिक्शनरी को रेफर करते हैं तो डिक्शनरी में बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो हम कौन सा मीनिंग अप्लाई करेंगे जो कि एक्ट के इंटेंट के साथ मैच करे। कैसे बोलना है आपने, कहते क्या डिक्शनरी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, आप बोलोगे कि पहले तो आप एक्ट को ही रेफर करो, जो एक्ट में लिखा हुआ है वही डेफिनेशन है। अगर कोई वर्ड एक्ट में डिफाइन नहीं है, हाँ आप डिक्शनरी को यूज कर सकते हो जनरल मीनिंग निकालने के लिए। अगर डिक्शनरी में भी मल्टीपल मीनिंग्स गिवन है तो उस केस में जो मीनिंग एक्ट के साथ कंसाइल करता है उसी मीनिंग को हम लोग यूज करेंगे। It is a fundamental rule that meaning of the word used in act must take their color from the context in which they appear। बताओगे कि हमने किसी कंटेक्स्ट के ऊपर फोकस करना है। कहते फर्क, जो जुडिशियल डिसीजंस है, जो पास्ट में कोर्ट ने डिसीजंस लिए हुए हैं, आप देखो कि उस टाइम पे किसी वर्ड को कैसे डिफाइन किया गया था, तो जुडिशियल डिसीजंस को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट वील, शायद ये डिक्शनरी में वर्ड मिले ही ना, पर जुडिशियल डिसीजन सालमन वर्सेस सालमन में देखेंगे कॉर्पोरेट फील्ड का क्या मतलब है, हम भी वही मीनिंग दे देंगे। कहते हैं मान लो कोई टेक्निकल टर्म ही आ जाए, फॉर एग्जांपल जीएसटी अप्लाई किया गया लेट से ऑनलाइन गेम्स के ऊपर, कोई भी ऐसा टेक्निकल वर्ड आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ऐसे कोई टेक्निकल वर्ड को समझने के लिए कहते फिर टेक्निकल डिक्शनरी आप यूज कर सकते हो। तो डिक्शनरी की डेफिनेशन को यूज करने के नहीं, पहले एक्ट को देखना है, फिर जनरल सेंस का मीनिंग देखना है, मल्टीपल मीनिंग हो तो कंटेक्स्ट के ऊपर जाना है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, जुडिशरी के डिसीजंस को रेफर कर सकते हो, जुडिशरी के डिसीजंस की वेटेज डिक्शनरी से भी ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट, टेक्निकल टर्म्स के केस में टेक्निकल डिक्शनरीज को यूज कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन डाउट से? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते किसी एक्ट को समझने के लिए यूजेज का क्या इम्पैक्ट होता है, कस्टम्स का या प्रैक्टिसेस का क्या इम्पैक्ट होता है। तो 6 प्राइमरी रूल्स एंड 2 सेकंड, कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, कि जो सदियों से मीनिंग निकाला जा रहा है हम भी वही लगाएंगे। हम कहेंगे कि जो यूजेज है किसी भी स्टेचू में डेवलप होती है वो इंडिकेट करती है किसी एक्ट का मीनिंग जो कि कंटेम्प्रेरी मतलब पुराने जमानों से दिया जा रहा है। अगर किसी चीज को कोई यूनिफॉर्म मीनिंग दिया जा रहा है, कहते हैं मान लो किसी चीज को 10 सालों से सेम, 100 सालों से सेम मीनिंग दिया जा रहा है यूनिफॉर्मली, कोई पुराने स्टेचू के किसी वर्ड का हम 100 सालों से सेम मीनिंग निकाल रहे हैं एंड लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर रहा, लेजिस्लेचर उस टॉपिक के ऊपर नया लॉ बना ही नहीं रहा, वो इग्नोर कर रहा है इसे, इसका मतलब कि लेजिस्लेचर भी चाहता है कि यही डेफिनेशन है। मान लो एचयूएफ वर्ड कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया, 100 सालों से पर जो जुडिशरी है वो एचयूएफ वर्ड को एक स्पेसिफिक तरीके से समझ रही है एंड जो लेजिस्लेचर है वो कहीं पे इसे डिफाइन कर भी नहीं रहा, इसका मतलब कि जो जुडिशरी ने किया वही ठीक है, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है वो लॉ की।
जब जुडिशरी किसी चीज को इतनी देर से जो इंटरप्रिटेशन दे रही है उसकी एडिशनल वेटेज है। तो अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो कि डिक्शनरी डेफिनेशन की बजाय और जुडिशरी की डेफिनेशन से आप किसे रेकमेंड करोगे, जुडिशरी की जो डेफिनेशन है। सिमिलरली अगर मुझे कोई लॉ समझ नहीं आ रहा, कोई कस्टम बन रखा है, तो जो जुडिशरी इतनी देर से कर रही है उसका वेटेज ज्यादा होगा। तो यूनिफॉर्म मीनिंग दिया जा रहा है, ओल्ड स्टेजों का, एंड लेजिस्लेचर कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये इन्होंने लेटिन लैंग्वेज में बताया है, आपने याद करना है। कस्टम इज बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, इंटरप्रेट, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि कस्टम इज बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। सिमिलरली कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो, कंटेम्परेरी मीनिंग जो दिया जा रहा है, जो सदियों से मीनिंग दिया जा रहा है, तो कंटेम्परेरी वर्ड एंड इंटरप्रिटेशन यहाँ से आपने समझना है। जैसे एब्सोल्यूटा से आपने समझना है ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। कहते बेस्ट वे किसी भी डॉक्यूमेंट को समझने का है, टू रीड एज इट वुड हैव बीन रेड व्हेन मेड। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट समझ नहीं आ रहा है तो कहते हैं ये सोचो जब वो बना था तब उसका क्या मीनिंग था, आप भी निकाल लो। कंटेम्परेरी अथॉरिटी, जब कॉर्पोरेट व्हील बना था तब कॉर्पोरेट व्हील के बारे में सालमन वर्सेस सालमन ने क्या बोला था, आप भी उसका भी मीनिंग निकाल लो। प्लीज क्विकली रीड दिस, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का मतलब बताओ, क्या डिफरेंस है एंड कैसे ये दो कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का मतलब, तो उन्होंने बोला कि पहले तो ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। जो इंटर इन दोनों का मतलब ही क्या है, दोनों से हमें ये पता चलता है कि हम लेजिस्लेचर का मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है उसका मीनिंग निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रेट करना, कंस्ट्रक्शन करना। बट एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है, पहले मैं आपको बता देती हूँ फिर आप बुक से रीड कर लेना। इंटरप्रिटेशन में तो क्या होता है, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन होती है कि आप उसका मीनिंग निकालते हो, जो वर्बल एक्सप्रेशन है आप उसी के अकॉर्डिंग जाते हो। जो कंस्ट्रक्शन है ना ये उससे भी बड़ा, मान लो मीनिंग में क्लैरिटी नहीं मिल रही, मान लो वो जो है इंटेंट के साथ मैच ही नहीं कर रहा, तो आप और ज्यादा डीप में जाते हो और आप इंटेंशन पता करने की कोशिश करते हो। तो जो इंटेंशन पता करने का प्रोसेस है ना उसे कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। मतलब कहने के लिए नया क्वेश्चन है बट आपने लिखनी सेम चीज ही है। इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आप ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन लिखोगे, कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आप रीजनेबल इंटरप्रिटेशन लिखोगे। एक बार आप आईएसआई का ये आंसर रीड करो, रेज योर हैंड्स व्हेन डन। मैं आगे चलूं, क्या सब लोग अब इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। You have to answer me. I cannot read your mind. सिक्स प्राइमरी रूल्स में से अब आप सब लोग एक्सप्लेन कर सकते हो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन को, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को, मिसचीफ रूल को। 3 रूल्स हमारे कवर हो गए।
देन हमारा एक कवर हो गया है कस्टम वाला, उसको भी अब आप सब एक्सप्लेन कर सकते हो कि कस्टम बेस्ट इंटरप्रिटेशन है, जो कंटेम्प्रेरी अथॉरिटी ने मीनिंग दिया है आप भी वही दोगे। जब साइन जुडिशरी ने किसी चीज को मान लिया, हम उसका मीनिंग और ज्यादा वैलिडेट हो गया। तो आउट ऑफ 8 4 रूल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हम याद करने जा रहे हैं दैट इज हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। ये भी पिछले 2 अटेम्प्ट्स में बार बार इसी लैंग्वेज में पूछा जा रहा है। जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, इसे याद कैसे करना है, पहले इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं फिर इस वर्ड के साथ लिंक करेंगे। बेसिक रूल है इंटरप्रिटेशन का कि अगर कंफ्लिक्ट अवॉइड करना पॉसिबल है बिटवीन टू प्रोविजंस प्रॉपर मीनिंग निकाल के, तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि कंफ्लिक्ट अवॉइड करो और हार्मनी लेके आओ। कहते हैं मान लो 2 प्रोविजंस हैं, दोनों कंफ्लिक्टिंग प्रोविजंस हैं एंड उस कंफ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो कंफ्लिक्ट को अवॉइड करे। बट अगर मान लो पॉसिबल ही नहीं है हार्मनी लेके आना, तो कोलिजन को कैसे अवॉइड करोगे कि जो वन सेक्शन है वो दूसरे सेक्शन की एक्सेप्शन है। तो जो जनरल रूल है उसकी एक्सेप्शन क्रिएट की जा रही है, जनरेलिया स्पेशलिबस, कि जो जनरल रूल है उसके लिए कोई स्पेशल एक्सेप्शन क्रिएट की जा रही है, स्पेसिफिक रूल क्रिएट किया जा रहा है। आपको पता है कि कंप्लायंस विद अदर लॉज होनी जरूरी है, कि जो स्पेसिफिक प्रोविजन होती है वो जनरल प्रोविजन को ओवरराइड करती है। तो वही वो यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, जनरेलिया स्पेशली बस, कि जो स्पेशल प्रोविजन है वो जनरल प्रोविजन को ओवरराइड करेगी। आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, आप बोलोगे कि अगर कोई 2 प्रोविजंस हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है एंड कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है बाय कोर्ट कि उसमें हार्मनी मेंटेन हो, तो कोर्ट ने उसी चीज की कोशिश करनी है, कोलिजन को अवॉइड करना है। हमने ये मान लेना है कि जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो एक्सेप्शन है। इस रूल को सिर्फ तभी यूज करना है अगर रियल कन्फ्लिक्ट है, नॉट मियरली एपरेंट कन्फ्लिक्ट। अगर जो वर्ड्स हैं उनका सही मीनिंग हमें पता चल रहा है, नेचुरल मीनिंग निकल रहा है, फिर तो वही लगेगा। बट अगर नेचुरल मीनिंग से काम नहीं चल रहा, उस केस में कोर्ट हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का यूज कर सकता है। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि प्लेन वर्ड को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं होती, और जो टेक्निकल वर्ड होता है इसे टेक्निकल सेंस में ही समझना है। तो अगर हमें बोल रहे हैं कि इस चीज को एक्सप्लेन करो, इसका क्या मतलब है, तो एक्चुअली उन्होंने बोला प्लेन वर्ड को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन अप्लाई करो। अगर जो वर्ड है वो अपने नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग से ही उसका निकल रहा है, तो उसे डिफाइन करने की जरूरत थोड़ी है। ये तो कार्डिनल प्रिंसिपल है ना इंटरप्रिटेशन का, कि लिटरली समझना है आपने। अगर किसी वर्ड का नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग निकल रहा है तो आप वही अप्लाई करो, ग्रामेटिकल सेंस में आप मीनिंग लोगे। करेक्ट कोर्स इज टू टेक द वर्ड्स देमसेल्व्स एंड अराइव इफ पॉसिबल एट देयर मीनिंग विदाउट रेफरेंस टू द केसेस। आपको किसी और के साथ लिंक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर जो फ्रेज है वो क्लियर है, अनएम्बिगुअस है एंड सिर्फ एक ही मीनिंग निकल सकता है, तो आपको एक्स्ट्रापोलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब लैंग्वेज जो है वो प्लेन है, क्लियर है, तो कोर्ट को कोई एजम्पशन लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई इंटेंशन कुछ और हो। हम ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन ही लगाएंगे, ठीक है। मतलब कि प्लेन वर्ड्स को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। कई बार ऐसी ओकेजन होगी कि हमें चॉइस लेके आनी पड़े कि हम नैरो इंटरप्रिटेशन करें कि हम वाइडर इंटरप्रिटेशन करें। इस केस में अगर नैरो इंटरप्रिटेशन से इंटेंशन क्लियर नहीं हो रही है, तो हम इंटेंशन पता करने के लिए वाइडर रूल लगाएंगे। पहला पॉइंट था उन्होंने कि जो प्लेन वर्ड्स होते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन ही नहीं चाहिए। तो जब वो आपको बोले ना कि प्लेन वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन ही नहीं चाहिए, फिर से आपने क्या एक्सप्लेन करना है, लिटरल कंस्ट्रक्शन। जैसे कि अगर वो आपको बोल रहा है कि इंटरप्रिटेशन को डिफाइन करो, तब भी आपने ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन ही बताना है। जब वो बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन को डिफाइन करो, तब आपने रीजनेबल या लॉजिकल इंटरप्रिटेशन बताना है। फिर कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स को टेक्निकल सेंस में समझा जा सकता है। कहते हैं हाँ, लिटरल कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट है कि टेक्निकल वर्ड्स को टेक्निकल सेंस में समझना है। उसका एक उन्होंने एग्जांपल दे दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एक्ट में एक वर्ड है प्रैक्टिस, तो यहाँ पे प्रैक्टिस वर्ड का मतलब क्या निकालना है कि जो लॉयर है वो एक्ट भी कर सकता है और प्लीड भी कर सकता है लिटिगेंट पार्टी के बिहाफ पे। बस इतना की याद करो। नेक्स्ट, कहते हैं हर एक्ट में डेफिनेशन वाला सेक्शन क्यों बनाया जाता है, कुछ वर्ड्स को एक्ट में डिफाइन क्यों किया जाता है। कहते हैं लेजिस्लेचर जो है वो स्टेचू के अंदर ही कुछ वर्ड्स को डिफाइन करता है। काफी कॉमन है कि आपको हर एक्ट में डेफिनेशन वाला एक सेक्शन दिखता है। तो जब किसी एक्ट में किसी वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग डिफाइन किया गया है, तो वो कंफ्यूजन अवॉइड करता है कि यार आपने यही मीनिंग लगाना है, आपने कुछ और नहीं सोचना। अगर किसी वर्ड की मल्टीपल मीनिंग पॉसिबल है,
वो हमें एग्जॉस्टिव डेफिनेशन देके बता देता है कि ट्रू मीनिंग कौन सा लगाना है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि डेफिनेशन सेक्शन बनाया ही क्यों जाता है, ये कंफ्यूजन अवॉइड करता है। अगर मल्टीपल मीनिंग पॉसिबल हो, ये हमें बता देता है कि कौन सा मीनिंग लगाना है। इससे हमारे दो ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। इससे हम एक तो लॉ को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हैं, एंड एक्ट की लैंग्वेज भी शॉर्टन होती है। मुझे एक ही वर्ड बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं, मैंने एक जगह बता दिया फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, मैंने एक जगह बता दिया होल्डिंग कंपनी क्या होता है। अब पूरे एक्ट में कहीं पे भी होल्डिंग कंपनी वर्ड आएगा तो उसका सेम मीनिंग ही निकालना है। आई होप द स्पीड इज फाइन। आई हैव फ्यू मोर टॉपिक्स टू कवर। मैंने 8 रूल्स में से वी हैव कवर्ड 5 रूल्स। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन हो गया हमारा, लिटरल इंटरप्रिटेशन हो गया, मिसचीफ रूल हो गया, ठीक है। उसके बाद हारमोनियस कंस्ट्रक्शन भी हो गया, कस्टम वाला भी हो गया। 5 रूल्स हो गए हमारे। एक्सप्लेनेशन क्या होती है हो गया, प्रोविजो क्या होती है हो गया, प्रेम्बल क्या होता है, वी हैव कवर्ड दैट आल्सो। देन मीन और शेल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी और मैंडेटरी प्रोविजन क्या होती है, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वी हैव कवर्ड ऑल दीज रूल्स आल्सो। चले आगे। सब क्लास में प्रेजेंट हो या बस क्लास ऑन करके इधर उधर चले गए हो? देखो फिर, कस्टम को एक्सप्लेन कर दिया। कस्टम बेस्ट इंटरप्रेटर है, कंटेम्प्रेरी अथॉरिटी से जो मीनिंग मिला है, जुडिशरी ने जो मीनिंग दिया। एजुस्टम जनरस क्या होता है? कहते कोई 3 सिचुएशंस बताओ जब एजुस्टम जनरस नहीं लगाना है। एजुस्टम जनरस सेम काइंड। पहला वर्ड तो आपने क्या याद करना है एजुस्टम जनरस के लिए? सेम काइंड। जब कोई ऐसा केस हो कि पहले कोई स्पेशल वर्ड है, उनके एंड में जनरल वर्ड है, तो जो जनरल वर्ड है ना उसका मीनिंग लिमिटेड हो गया। उस जनरल वर्ड को भी उस लिमिटेड मीनिंग की सेंस में समझना है। यही है मेन पॉइंट। 3 वर्ड लिखो, जैसे मिसचीफ रूल में लिखे हैं ना तुमने 4 पॉइंट, लिखो। अगर कहीं पे भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा एजुस्टम जनरस, आपने क्या लिखना है? एजुस्टम जनरस में का मतलब क्या है? सेम काइंड का होना। कोई मान लो ऐसा केस है जिसमें पहले कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आए, कैशियो, वॉलनट, आलमंड, स्पेसिफिक वर्ड आए, और उसके बाद एक जनरल वर्ड आ गया, अदर ड्राई फ्रूट्स। तो जो ड्राई फ्रूट्स है उसका मतलब लिमिटेड हो गया, छोटा हो गया। अब इसमें सिर्फ कैशियो, वॉलनट इस टाइप के ड्राई फ्रूट्स ही आएंगे। जो ड्राई स्ट्रॉबेरीज हैं, ड्राइड पाइनएप्पल है, वो इसमें कवर नहीं होगा। ठीक है। एजुस्टम जनरस सेम काइंड, स्पेसिफिक वर्ड, फिर जनरल वर्ड। तो जनरल वर्ड का मीनिंग नैरो हो गया है। एजुस्टम जनरल कोई एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है। कहते हैं कोई रूल नहीं, एक्चुअली ये एक प्रिंसिपल है। अगर लॉ की लैंग्वेज क्लियर ना हो तब हमने इसे यूज करना है। एजुस्टम जनरल कब यूज नहीं करना है? कहते हैं मान लो पहले जनरल वर्ड थे, बाद में स्पेशल वर्ड थे, तब थोड़ी यूज करना है। जब पहले स्पेशल वर्ड थे, बाद में जनरल वर्ड था, तब यूज करना है। अगर मान लो जो स्पेसिफिक वर्ड्स थे वो खत्म ही हो गए, मान लो मैंने 5 चीजें लिखी, बस वो 5 टाइप के ड्राई फ्रूट ही पॉसिबल है, और कोई टाइप के होते ही नहीं दुनिया में, तब भी ये रूल नहीं लगाना है। अगर जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं दे आर असेंशली डाइवर्स इन करेक्टर, वो एक कैटेगरी के ही नहीं है। उन्होंने अभी क्या बोला कि कब लगाना है ये रूल? जब कोई चीजें सेम कैटेगरी की हैं। तो मान लो मैं लिख रही हूँ एलमंड्स, व्हीट, जूस, अलग अलग चीजें, तो ये तो एक कैटेगरी की चीजें ही नहीं है। या फिर क्लियरली बता रखा है कि जो जनरल वर्ड है उसका मीनिंग नैरो नहीं करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन है जुस्टम जनरस, चाहे वो तुमसे एक्सेप्शन पूछ रहा है चाहे नहीं पूछ रहा, वो तुमसे जुस्टम जनरस के बारे में कुछ भी पूछेगा ना एग्जाम में, आपने यही लिखना है। आपने जुस्टम जनरस में सबसे पहले लिखना है सेम टाइप का होना, पहले स्पेसिफिक वर्ड है फिर जनरल वर्ड है, एंड तो जो जनरल वर्ड है उसका मीनिंग लिमिटेड हो गया। ये रूल कब नहीं लगाना है? अगर चीजें सेम कैटेगरी की ही नहीं है तब ये वर्ड नहीं लगाना है। अगर देखो चारों से लिंक्ड है, पहले तो आप ये बताओ कि सेम काइंड के, पहले स्पेशल वर्ड फिर जनरल वर्ड और फिर वो लिमिटेड हो गया। कहते अगर सेम काइंड के नहीं है तो ये रूल मत लगाना। अगर पहले स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, पहले जनरल वर्ड है, तब भी ये मत लगाना।
अगर स्पेसिफिक वर्ड खत्म ही हो गए कैटेगरी के तब भी ये नहीं लगाना, लॉ ने मना कर दिया तब भी ये नहीं लगाना। मीनिंग इस क्वेश्चन पे मैं एंड पे आती हूँ। नॉस्काइटर एक्सरसाइज कहते हैं इलस्ट्रेशंस का क्या अफेक्ट है, क्या जो इलस्ट्रेशंस हैं वो सेक्शन की लैंग्वेज को चेंज कर सकती हैं। जब आप किसी सेक्शन को समझने की कोशिश करते हो और उसके इलस्ट्रेशन को रेफर करते हो तो क्या इलस्ट्रेशन सेक्शन के मीनिंग को मॉडिफाई कर सकती है? नहीं यार, प्रेम्बल भी नहीं कर सकता तो इलस्ट्रेशन भी नहीं कर सकती। इलस्ट्रेशन मॉडिफाई नहीं कर सकती, ना ही ये सेक्शन के मीनिंग को कम कर सकती है, ना ही उसके स्कोप को बढ़ा सकती है। बहुत सारे सेक्शंस के साथ इलस्ट्रेशन दी जाती हैं। जो इलस्ट्रेशन है वो सेक्शन के बाद आती हैं, मतलब ये सेक्शन का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये एक्ट का हिस्सा तो है पर ये सेक्शन का हिस्सा नहीं है। तो जो इलस्ट्रेशन है ये कभी भी सेक्शन को मॉडिफाई नहीं कर सकती, छोटा भी नहीं कर सकती, बड़ा भी नहीं कर सकती। बाद में उसके बाद एग्जाम्पल गिवन है, इसे इग्नोर करो। एक्सप्लेन करो रीडिंग द स्टेचू एज अ होल को। कहते इन लॉ को इंटरप्रेट करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सारे लॉ को इकट्ठे पढ़ना है। लॉ जो था वो सारा इकट्ठा बनाया था, तो पूरा मीनिंग देना है सारे क्लॉजेस को, हार्मनी मेंटेन करके रखनी है। अगर मान लो कुछ ऐसा हो रहा है कि आप नेचुरल मीनिंग निकाल रहे हो बट प्रोविजंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, तो आप एक स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट कर दोगे कि जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो जनरल प्रोविजन की एक्सेप्शन। तो जब वो आपको बोले ना कि लॉ को पूरा इकट्ठा पढ़ना है, आपने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ही एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। कहते हैं मान लो आप किसी कंपनी के लीगल एडवाइजर हो, आप कोई एक्ट को पढ़ रहे हो और उसमें स्टार्टिंग में एक वर्ड लिखा हुआ है नॉटविथस्टैंडिंग। एक बार ये पूरा क्वेश्चन रीड करना एंड रेज योर हैंड्स व्हेन डन। मुझे पता चलना चाहिए कि तुमने पढ़ लिया। तो जब भी कोई क्वेश्चन में नॉट विद स्टैंडिंग आए तो आपने साथ में वर्ड लिखना है नॉन ऑब्स्टैंड। नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉज का मतलब ये होता है कि ये जो प्रोविजन है ये बाकी सबको ओवरराइड करेगी, कि मैंने ये स्पेशल रूल बनाया है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब मैं आपको क्लास में क्या बनाती हूँ कि बाकी सब कुछ इग्नोर करो, मतलब कि ये प्रोविजन बाकी सबको प्रिवेल करेगी। तो अनलाइक द सब्जेक्टिव, जब हम बनाते हैं सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में हम क्या कह रहे हैं कि पहले वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है पर ये कंडीशन फॉलो कर लेना, जो पहले सेक्शन लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, फिर सब्जेक्ट टू मतलब ये कंडीशन फॉलो करनी है। पर जब हम लिखते हैं नॉट विद स्टैंडिंग, हम कहते हैं पहली वाली चीज को इग्नोर ही करो। इट हैज द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द प्रोविजन प्रिवेल ओवर अदर्स, ये प्रोविजन बाकी सबको ओवरराइड करेगी। नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लॉ को बनाने में। इसमें मतलब ये होता है कि जो स्पेसिफिक प्रोविजन हमने बनाई है वो बाकी सबके ऊपर प्रिवेल करेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉज, बहुत बार पूछा जाता है नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉज, आप एमसीक्यू में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। या नॉट विद स्टैंडिंग आपने लिखना है कि जो आपने नई प्रोविजन बनाई है इट विल प्रिवेल ओवर अदर प्रोविजंस, अदर कंफ्लिक्टिंग प्रोविजंस। हम भी पढ़ के आते हैं जनरेलिया स्पेशलिबस, ये जो स्पेशल लॉ है वो जनरल लॉ को सुपरसीड करेगा। रीड कर लेते हैं एक बार क्विकली कि जो स्पेशल लॉ है और जनरल लॉ अगर सेम सब्जेक्ट को के बारे में बनाया गया तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। आप इसकी एग्जांपल भी दे सकते हो कि हमें आरबीआई ने डिफरेंट फॉर्मेट दिया बैलेंस शीट बनाने का, कंपनीज एक्ट में अलग रूल्स हैं बैलेंस शीट के, तो बैंक्स के केस में हम आरबीआई को फॉलो करते हैं क्योंकि जो स्पेशल लॉ है वो जनरल लॉ को सुपरसीड करता है। हमने एक एग्जांपल दी, कहते जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो राइटिंग में हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग टू बी लीगली एनफोर्सेबल। कहते हैं मान लो कोई लॉ है कि एनफोर्सेबल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में होना जरूरी है, पर लिखा हुआ है कि सेल ऑफ गुड्स के केस में 5,000 तक का कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी चलेगा। तो इस केस में जो स्पेशल प्रोविजन है वो ओवरराइड करेगी। वैसे तो सारे राइटिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट ही चलेंगे, बस अगर कोई गुड्स की सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो अप टू 5,000 भी वैलिड चलेगा। एग्जाम्पल दे दी उन्होंने।
टोटल 8 रूल्स याद करने थे और बाकी सारे इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स याद करने थे। सारे इंटरनल एक्सटर्नल एड्स हमारे हो गए, 6 रूल्स याद हो गए। लास्ट 2 रूल्स बचे हैं, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन एंड नॉस्काइटर एक्सरसाइज। नॉस्काइटर एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से अपना कलर ले लेते हैं। कहते हैं जो वर्ड्स हैं अगर वो एक दूसरे के साथ हैं, दे आर कपल्ड टुगेदर, तो वो एक दूसरे से अपना कलर ले लेंगे। बस इतना ही याद करना है। नॉस्काइटर एक्सरसाइज मतलब जो वर्ड्स एक दूसरे के साथ हैं वो एक दूसरे से अपना कलर ले लेंगे। एडजुस्टम जनरल्स में आपने क्या बताना है, सेम कैटेगरी का होना। पहले स्पेशल वर्ड था, फिर जनरल वर्ड था, तो जो जनरल वर्ड है उसका मीनिंग, उसका स्कोप कम हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग्स हैं पर वो दो वर्ड्स एक दूसरे के साथ कपल्ड हैं, तो वो वर्ड्स एक दूसरे से कलर ले लेंगे। और सिंपल एग्जांपल याद करो, जैसे कि जो फ्रेश ऑरेंज जूस होता है वो फ्रूट जूस नहीं होता है। तो परचेज टैक्स एक्ट में लिखा गया कि मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस हैं जैसे कि फ्रूट जूस, बॉटल वाटर एंड सिरप, इनके ऊपर परचेज टैक्स लगेगा। तो क्या फ्रेश ऑरेंज जूस के ऊपर लगेगा? हमने कहा जो वर्ड है फ्रूट जूस, ये अपना कलर किससे ले लेगा? इसके साथ क्या वर्ड जुड़ा हुआ है? मैन्युफैक्चर्ड। तो ये मैन्युफैक्चर्ड से अपना कलर ले लेगा। यहाँ पे उनका इंटेंट क्या रहा होगा फ्रूट जूस से, कि जो बॉटल में फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया हुआ फ्रूट जूस मिलता है, जो फ्रेश ऑरेंज जूस है ये इसमें कवर नहीं होता। ये आप एक्सप्लेन करोगे नॉस्काइटर एक्सरसाइज को। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ना एक्चुअली एक रूल है ही नहीं, ये तो एक तरीका है लॉ को इंटरप्रेट करने का। इसे कैसे याद करना है? बेनिफिशियल, बेनिफिट। मान लो कोई ऐसा लॉ है जो कि किसी सोसाइटी के सेक्शन को बेनिफिट करने के लिए बनाया गया, तो जब उस लॉ को इंटरप्रेट करना है ना आपने आपने उस सोसाइटी के बारे में सोचना है, उस सेक्शन के बारे में सोचना है। मान लो मैं डिसेबिलिटी एक्ट पढ़ रही हूँ, अब जो डिसेबिलिटी एक्ट है वो डिसेबल्ड लोगों को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो मुझे कोई सेक्शन अगर समझ नहीं आ रहा, मैं उसका वो वाला मीनिंग निकालूंगी कि उस सेक्शन का बेनिफिट हो। कहते हैं हम लिबरली पढ़ेंगे। अगर कोई एक्ट किसी सेक्शन के बेनिफिट के लिए बनाया गया है, किसी कैटेगरी के लोगों के बेनिफिट के लिए बनाया गया है, तो हम उस एक्ट को लिबरली पढ़ेंगे। हम लॉ मेकर की इंटेंशन को समझेंगे जब कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों को बेनिफिट करने के लिए बनाया गया हो। कहते हैं जो लॉज अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए बनाए जाते हैं, जिनको पास्ट में फेयरली ट्रीट नहीं किया गया है, अब जब भी लॉ को इंटरप्रेट किया जाएगा और अगर उससे 2 से ज्यादा मीनिंग निकल रही हैं, तो आपने कौन सा मीनिंग देना है जो कि स्कोप में ज्यादा वाइड है। ये रूल सिर्फ कब लगाना है? जब स्टेचो क्लियर है। तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ये आमतौर पे तो लगाना ही नहीं है। अगर मीनिंग क्लियर है फिर तो लॉजिकल लिटरल इंटरप्रिटेशन ही लगेगा। अगर उससे मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, तो ये हमें ये बोलता है कि आपने लिबरल रहना है। जिस कैटेगरी के लोगों को बेनिफिट करने के लिए लॉ बनाया गया, आपने वही मीनिंग निकालना है। डन फॉर द डे। आई होप अभी सब कॉन्फिडेंट होंगे। साक्षी, बाकी सब भी